दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। इससे पहले हमने मौर्य शासन के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, उसके बाद बिंदुसार का पढ़ा। आज हम बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। सम्राट अशोक, इसके बारे में बात करें तो इनके शासन का समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अशोक के सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक शुभद्रंगी का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी संघर्ष के अंतर्गत अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने मौर्य सिंहासन प्राप्त किया था। 18 वर्ष की आयु में अशोक को अवंती राष्ट्र का प्रमुख बनाकर उज्जैन भेजा गया था तथा उसका विवाह विदिशा की शाक्य कुलीन राजकुमारी महादेवी से किया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें दूसरी पत्नी कारुआकी का भी उल्लेख मिलता है। अशोक की उपाधियों के बारे में बात करें तो अशोक ने सर्वप्रमुख उपाधि देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। पुराण में अशोक के बारे में अशोक वर्धन नाम मिलता है। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में, जो अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तथा इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस वक्त कलिंग पर नंदराज नामक राजा शासन कर रहा था। कलिंग युद्ध के तुरंत बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तथा उसका प्रचार भी करवाया था। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की, जिसमें उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी हमें तोशिली मिलती है, दक्षिण केंद्र जिसकी राजधानी जोगढ़ प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों की जानकारी अशोक के प्रसिद्ध 13वें शिलालेख से हमें मिलती है। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग पर व्यापारिक कारणों के कारण आक्रमण किया था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में, जिसमें भाब्रू अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी हमें जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से अशोक के बारे में बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया गया था। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्य के 4थे वर्ष निर्ग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दीक्षा दी थी तथा अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की जाती हैं। इस बौद्ध संगति इस महासभा का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अशोक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आजीवक मुनि पिंगल वत्स जीव ने एक भविष्यवाणी की थी कि अशोक सिंहासन पर बैठेगा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने वितस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर तथा नेपाल के अंतर्गत देवपतन या ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना की थी। अशोक ने अपने साम्राज्य में शासन के दौरान 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासन के दौरान 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा उसे कर मुक्त भी किया था तथा भूमि कर या बलि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके स्वयं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम और पढ़ेंगे, जिसमें रुमिनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है तथा अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के निवास हेतु अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसके नाम हैं कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक
ने राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। 1750 ईस्वी में थिम फैन थेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। उसके बाद 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसहैम्प ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को ईरान के प्रसिद्ध शासक दारा प्रथम या डेरियस से मिली थी। अब हम कुछ मौर्य शासन के पतन के कुछ कारणों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें अशोक के बाद कुछ वर्षों के बाद पतन प्रारंभ हो चुका था, जिसमें प्रमुख शासक अशोक के बाद कुणाल शासक बना, जिसे दिव्योदान में धर्मवर्धन कहा गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौर्य वंश के पतन के कुछ निम्न कारण थे, जिसमें प्रथम हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार धार्मिक नीति या ब्राह्मण विरोधी नीति होने के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ था। डी कौशाम्बी के अनुसार आर्थिक कारण माना जाता है पतन का। हेमचंद्र राय के अनुसार मौर्य वंश के पतन का कारण अहिंसक नीति मानी जाती है, तथा D.N. झा के अनुसार कमजोर उत्तराधिकारी मौर्य वंश के पतन के कारण माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब